नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज शुरुआत एक बहुत ही अहम और बड़े मुद्दे से। किसी भी देश के लिए उसकी एकता और अखंडता सबसे बड़ा मुद्दा होती है। भारत ने भी इस मुद्दे पर कभी कोई समझौता नहीं किया और अगर किसी दूसरे देश या किसी अलगाववादी संगठन ने भारत की एकता अखंडता को चुनौती देने की कोशिश की तो उसे तुरंत ही सटीक जवाब भारत ने दिया है। उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा पिछले कई सालों से अपनी जमीन पर भारत विरोधी अलगाववादियों को पनाह देता आया है और भारत को यह कभी मंजूर नहीं हुआ। यही वजह है कि भारत इस मामले में कनाडा को दो टूक जवाब लगातार देता रहा है। आपको याद होगा, कल शाम हमने ये बड़ी खबर आपको दिखाई थी कि कैसे भारत और कनाडा के संबंध अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। दोनों मुल्कों ने अपने यहाँ रहने वाले राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। कल भारत ने 6 कैनेडियन राजनयिकों को वापस लौटने की फरमान सुनाया था। हमारी आज की लीड स्टोरी यही है। ट्रूडो का झूठ नहीं, ट्रूडो का सच आपको दिखाएंगे। इस पर हम बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि खालिस्तानी है निज्जर, उसको लेकर उसकी हत्या हुई कनाडा में और उसको लेकर भारत लगातार कहता आया है कि हमको सबूत दो, लेकिन कनाडा ने कभी कोई सबूत नहीं दिए। और ये सबसे बड़ी बहस का विषय भारत और कनाडा के संबंधों में बन गया है कि आखिरकार ट्रूडो, जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, क्या चुनाव के चलते भारत के साथ संबंधों को और खराब कर रहे हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आज हमारी दूसरी स्टोरी भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत शिरकत कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तान जाने का क्या मतलब है? क्या इससे भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलेगी? इस पर भी हम एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे और पाकिस्तान से ताज़ा अपडेट देंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। लौटते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे भारत और कनाडा के संबंधों पे, जिसको लेकर आज काफ़ी ज़्यादा तनाव दोनों देशों के बीच बीते 24 घंटे से देखने को मिला है। ये रिश्ते भी बीते कुछ सालों से कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार की नासमझी की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं। एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा लगातार भारत सरकार को घसीटने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर आखिर है कौन। ये तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, निज्जर की है, जिसकी 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे इलाके में एक गुरुद्वारे से निकलते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत में पैदा हुआ हरदीप निज्जर 1997 में कनाडा गया और फिर वहीं का नागरिक बनकर रह गया। निज्जर, इसके आपके सामने तस्वीरों में हरदीप सिंह निज्जर आपको दिखाई दे रहा है। निज्जर खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। भारत ने 2020 में उसे आतंकवादी घोषित किया क्योंकि वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के पीछे मास्टरमाइंड था। निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा सरकार ने कुछ गिरफ्तारियां की और उनके आधार पर भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा दिया। भारत सरकार ने तुरंत इसका खंडन किया और बेबुनियाद आरोप पर सख्त विरोध भी जताया। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हर मुमकिन मौके पर भारत पर यह आरोप लगाने में नहीं चूकते। बीते रविवार को यह मामला तब और गंभीर हो गया जब कनाडा सरकार ने भारतीय उच्चायोग में तैनात भारत के उच्चायोग समेत कई राजनयिकों को निज्जर केस में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बता दिया। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसे शख्स जिन पर इस मामले से जुड़े होने का संदेह है, संदिग्ध जिसको आप कह सकते हैं। कनाडा सरकार ने अपने यहाँ सक्रिय आपराधिक गिरोहों के भारतीय एजेंट से जुड़े होने का भी आरोप लगाया। इसके बाद भारत ने इन सभी राजनयिकों की सुरक्षा की चिंता के मद्देनजर वापस देश बुलाने का फैसला कर लिया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इनमें कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, डिप्टी हाई कमिश्नर पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी लेन रॉस, डेविड ट्राइटस, एडम जेम्स और पाउल ओरजुएला शामिल हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने अपने सख्त बयान में कहा कि भारतीय उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को आधारहीन निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार है। उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने उनकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मौजूदा कनाडा की सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं बचा है।
उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फिर भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है। The RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. ध्यान देने की बात है कि जस्टिन ट्रूडो आरोप तो लगाते हैं, लेकिन खालिस्तानी शब्द के इस्तेमाल से बचते हैं। हमेशा की तरह कल भी बचे, लेकिन उनकी पोल उनके ही एक पुलिस अधिकारी के बयान से खुल गई है। ट्रूडो के बयान से ठीक पहले रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भारत सरकार के एजेंट्स संपर्क में है और वो खालिस्तान समर्थक तत्वों को लगातार निशाना बना रहा है। उन्होंने प्रो खालिस्तानी बोल ही दिया। सुनिए। To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. पुलिस अफसर ने बचते बचाते प्रो खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ये बताता है कि कनाडा में खालिस्तान अलगाववादी खुलकर सक्रिय हैं, लेकिन कनाडा की सरकार इस पर खुलकर कुछ नहीं कहती। वैसे कनाडा का खालिस्तानी अलगाववादियों से रिश्ता नया नहीं है। आज हम आपको वो कहानी भी सुनाएंगे कि कैसे वहां पर खालिस्तान पनपता रहा, खालिस्तान के समर्थक पनपते रहे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ही नहीं, उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो भी खालिस्तानियों को खुला समर्थन देते रहे थे। पियरे ट्रूडो 1968 से लेकर 1979 और फिर 1980 से लेकर 1984 तक कनाडा के प्रधानमंत्री थे। यह 80 के दशक का वही दौर था जब भारत में खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और उस समय कनाडा की पियरे ट्रूडो सरकार ने उसको खुलकर हवा दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बारे में पियरे ट्रूडो से सख्त ऐतराज जताया था। लेखक टेरी मेलेस्की ने खालिस्तान आंदोलन पर 2021 में आई अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में इस बात का खुलकर जिक्र भी किया है। 1985 के कनिष्क विमान हादसे में भी कनाडा सरकार की भूमिका पर सवाल उठे थे। कई लोगों को याद होगा कि 1985 में कनिष्क विमान धमाका हुआ था, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया के कनिष्क नाम के इस विमान ने 23 जून 1985 को कनाडा के क्यूबेक प्रांत के मॉन्ट्रियल शहर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के आधे घंटे के बाद विमान में धमाका हुआ और सभी 329 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई थी। इस विमान में धमाके का मास्टरमाइंड था खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार, जो 1981 में कनाडा शिफ्ट हुआ था। बब्बर खालसा नाम के आतंकी संगठन के तलविंदर सिंह परमार को कनाडा सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ केस में ठीक से पैरवी नहीं की गई और उसे रिहा कर दिया गया। भारत सरकार ने तब कनाडा सरकार से आग्रह किया था कि वो मुख्य आरोपी तलविंदर परमार को भारत को सौंप दे, लेकिन तब कनाडा ने ऐसा नहीं किया। यही नहीं, कनिष्क विमान हादसे की जांच में सहयोग करने से भी उस वक्त कनाडा ने इनकार कर दिया था। इस मामले में कनाडा सरकार के रवैये को लेकर कनाडा और उसके बाहर काफी आलोचना भी हुई। दरअसल कनाडा की वोट बैंक पॉलिटिक्स में सिखों का बड़ा महत्व है। भारत के बाहर सिखों की सबसे बड़ी आबादी अगर कहीं है तो वो कनाडा में ही है, जो कि कनाडा की आबादी का 2.1% है। अधिकतर सिख भारत से गहरा प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ खालिस्तानी अलगाववादियों ने पैठ बना ली है, जो हिंसक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। कनाडा की ट्रूडो सरकार को लगता है कि खालिस्तानी अलगाववादियों का साथ देकर उसे सभी सिखों के वोट मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। सिख जितने बहादुर हैं उतने ही शांतिप्रिय और देशभक्त भी हैं, लेकिन कनाडा की सरकार शायद ये असलियत ठीक से समझ नहीं पा रही और यही वजह है कि खालिस्तान अलगाववादियों की गतिविधियों पर रोक लगाती नहीं है। जस्टिन ट्रूडो के दौर की कुछ घटनाएं देखिए जिन पर भारत ने अतीत में सख्त ऐतराज जताया है।
जुलाई 2023 में टोरंटो में खालिस्तान समर्थक पोस्टरों में भारतीय हाई कमिश्नर और काउंसिल जनरल को निशाना बनाते हुए लिखा गया था किल इंडिया। जून 2023 में कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थक सिख परेड में एक झांकी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की घटना को प्रदर्शित किया गया था, ग्लोरीफाई किया गया था। 17 फरवरी 2023 को कनाडा के मिसिसागा में एक हिंदू मंदिर की दीवारों को पेंट से खराब किया गया। 31 जनवरी 2023 को ब्रैम्पटन में ही एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। अक्टूबर 2022 को मिसिसागा में खालिस्तान समर्थकों और कई भारतीय नागरिकों के बीच झड़प हुई। सितंबर 2022 को टोरंटो में भी एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई। फरवरी 2022 को टोरंटो में कुछ अतिवादियों ने 6 मंदिरों पर हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचाया। ये सब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की नाक के नीचे होता रहा, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी गतिविधियों से भारत को चिढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 2018 से यह खटास ज्यादा बढ़ी जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत दौरा विवादों में आया। ट्रूडो की पत्नी की तस्वीर एक खालिस्तानी आतंकवादी के साथ छपी थी। 2020 में ट्रूडो ने भारत में किसान आंदोलन के समर्थन में बयान दिया था। तब भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब कर विरोध दर्ज कराया था। कई भारतीय राजनयिकों ने ट्रूडो को खुला पत्र लिखा। भारतीय राजनयिकों का ट्रूडो पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का करने का आरोप भी था। भारतीय राजनयिकों ने अपने पत्र में लिखा कि खालिस्तानी फंड कनाडा के राजनीतिक अभियानों में इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया के साथ खास इंटरव्यू में कहा था कि यह कनाडा की राजनीति की कमजोरी है कि वो खालिस्तानियों का इस्तेमाल करता है। सुनिए इस बयान को। कनाडा और मालदीव्स 2 घटनाएं ऐसी हुई जो बड़ी अजीबोगरीब थी। दोनों से भारत के संबंध अच्छे हैं। तो अगर मैं सवाल को ओवर सिंप्लीफाई करूं और ये पूछूं कि क्या मैं मालदीव जाऊं? नहीं, देखिए ऐसा है, आपने ये नहीं पूछा कि अब मैं कनाडा जाऊं? दोनों। नहीं, देखिए ऐसा है, जो कनाडा का विषय जो है, कनाडा का विषय ये है कि कुछ सालों से वो अपने राजनीति में ये जो अलगाववादी, जो मैं कहूँगा आतंकवादी जो विचारधारा जो है, इसको उन्होंने बहुत स्पेस दिया है। उनके पॉलिटिक्स, ये उनकी पॉलिटिक्स की मैं कहूँगा एक कमज़ोरी, और उसके कारण वहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं जो होनी नहीं चाहिए। अब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में पब्लिक में एक आरोप लगाया था। उसके पहले प्रधानमंत्रियों की मुलाकात भी हुई थी, यहाँ हुई थी, और मैं प्रस्तुत था उसमें। तो हमारी पोजीशन ये थी कि देखिए, अगर आपके मन में कुछ सोच है, कुछ आपको कुछ सूचना मिली है, आपकी कुछ चिंता है, तो बेशक आप हमें बताइए। अगर आप पूरा नहीं बताना चाहते, कुछ तो बताइए, कि ताकि हम अपने साइड से इसकी जांच करवाएं। उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया और वो पब्लिक में उन्होंने आरोप लगाया। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए, कनाडा की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, यानी वहां की लोकसभा के लिए 2025 में आम चुनाव होने हैं। कनाडा में लोग महंगाई, आवास समस्या और ऊंची ब्याज दरों से इन दिनों बहुत परेशान हैं। कई सर्वे बता रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की हालत इस बार मजबूत नहीं दिखाई देती। 3 साल में ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग्स सबसे कम स्तर पर है। सितंबर में कनाडा 63% लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें पसंद नहीं किया। उन पर इस्तीफा देने का दबाव तक आ गया था। खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की पार्टी ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके 25 सांसद थे, उसने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत खालिस्तान समर्थक तत्वों को अपनी ओर खींचने के लिए निज्जर कार्ड का अब इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि खालिस्तान के पक्ष में झूठ फैलाकर वो सहानुभूतियों को वोट बटोर कर ले जाएंगे।
इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर डिप्लोमेट हमारे देश के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला साहब जुड़ रहे हैं। उनके साथ बात करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, जानते हैं कि ये मामला कितना संगीन हो गया है। सिंगला साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अभी तक की जो सिचुएशन दिखती है, बीते 75 साल के इतिहास में, हमारे इंडिपेंडेंस में शायद इतना ज़्यादा टेंस माहौल नहीं था भारत और कनाडा के बीच जितना बीते 24 घंटे 48 घंटे में दिख रहा है। क्या वजह है? कौन है इसके पीछे? ये जो भारत और कनाडा के बीच परिस्थिति हम देख रहे हैं, इसकी पूरी तरह जिम्मेवारी कनाडा को सौंपना होगा। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो जब से प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री बने, इनका अप्रोच भारत के साथ अपने जो राजनीतिक वोट बैंक है, जो कि एक छोटी सी वोट बैंक है पर इनके लिए बड़ा जरूरी है, इसके लिए इन्होंने ये रिश्ता भी मतलब बिल्कुल हॉस्टेज बनाया है। और हम देख सकते हैं कि शुरू से ही इन्होंने जितने भी कदम लिए हैं ये हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के बीच, ये मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हुए हैं। ये जब आए थे 2018 में भारत के यात्रा पर, तो इन्होंने उस टाइम भी राजनीतिक तौर के मतलब कनाडा के जो राजनीति है, उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसके वो देखते हुए इन्होंने थोड़ी सी अपना अप्रोच उसी तरह बनाया और ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव रहा इनके लिए। बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि विजिट ही थोड़ा सा फेल हो गया इनका। उसके बाद इन्होंने जो स्टेप्स लिए, मतलब जब किसान की मतलब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इन्होंने कुछ इस पे भी कुछ शब्द कहे जो कि हमारे इंटरनल डोमेस्टिक मामलों पर इन्होंने दखल किया। हमने काफी यहाँ भी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद ये किस्सा हुआ जो ये इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो बता रहे हैं जी, इसमें भी इन्होंने हमें बताया नहीं। उन्होंने डायरेक्टली जाके पार्लियामेंट पे एक स्टेटमेंट दिया पब्लिक डोमेन पे कि ये एक पोटेंशियल लिंक है भारत सरकार और इनके इन्वेस्टिगेशंस के बीच, जो मतलब हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में हुआ था। और इसके बाद जब भी आप देखें, ये पब्लिक डोमेन पे ही बात करते हैं, प्रधानमंत्री खुद ही बात करते हैं। किसी और देश के साथ ऐसा स्थिति होता नहीं है। आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी कुछ मामला है, पर वहां पर किसी मतलब वहां के राष्ट्रपति या वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कुछ बताया नहीं। सीनियर लेवल्स पे एक मैकेनिज्म है, एक राजनीतिक तौर पे कुछ माध्यम है जिससे ये इन बातों पे चर्चा होती है और इसमें कंसल्टेशंस होते हैं। कनाडा ने ये मतलब रास्ता दिया नहीं है, बल्कि इन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री के लेवल पे ही ये रेज करें, और वो भी पब्लिक डोमेन में, और वो भी अपने मतलब देश के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने ये मतलब अप्रोच लिया है। सिंगला साहब, हमने देखा अभी लाओस में मुलाकात हुई, एक हफ्ते पहले की बात है। प्राइम मिनिस्टर दोनों लोग आपस में मिले, शेक हैंड हुआ, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया। ऐसा लगा कि चीज़ों को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ से लौट के जब वो वापस ओटावा पहुँचते हैं तो चीज़ों को और एग्रीवेट कर दिया जाता है। रिलेशनशिप पूरे डाउन साउथ है इस वक्त है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या अभी प्रोविंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं इस वक्त कनाडा में, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले, उनके पार्लियामेंट्री इलेक्शन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, क्या ये सब करके एनडीपी से ज़्यादा सिखों को वो अपनी लिबरल पार्टी की ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे, सिख वोटर्स को, जबकि वहां पे एनडीपी ऑलरेडी मौजूद है? तो आप देखा जाए कि इनका काफी भारी डिपेंडेंसी है एनडीपी के ऊपर, और जिनका मतलब लीडर एक सिख सेपरेटिस्ट हैं, ये जगमीत सिंह। तो इनका मतलब मोटिव आप देख सकते हैं इससे। और आपने बताया कि 1 साल से कम भी है, मतलब जब ये चुनाव होंगे कनाडा में। और आप अभी अगर इनका पॉपुलैरिटी रेटिंग देखें तो 28% का रेटिंग है, मतलब सबसे लो रेटिंग एक प्रधानमंत्री का कनाडा में है। और लोगों को पूछा गया कि आप किसके लिए वोट देंगे, तो 26% ने कहा कि मैं जस्टिन ट्रूडो के लिए वोट दूंगा। मतलब एक वास्ट मेजॉरिटी इनके खिलाफ है अभी। राइट। तो इनका मतलब राजनीतिक स्थिति भी अच्छा नहीं है, और ये डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह।
और ये हमें मतलब हमारी तरफ ये रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मतलब कनाडा और भारत के रिश्तों के बीच ये स्थिति आ गई है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए मतलब कनाडा के लिए भी और भारत के लिए भी अच्छी बात नहीं है। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन सर, अभी तक कोई प्रूफ इंडियन गवर्नमेंट के मांग बार बार कहने के बावजूद भी कोई भी प्रूफ निज्जर की किलिंग में हमारे अगर कोई ऑफिशियल्स शामिल हैं अब तक कनाडा ने नहीं दिया है, केवल स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे हैं। कल तो आरसीएमपी ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी ले लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके सपोर्ट से ये सब किया जा रहा है। क्या ऐसा होता है डिप्लोमेसी में कि आप जो स्टेट के एजेंट्स नहीं हैं उनके साथ अब भारत सरकार संबंध रखे और इस तरीके से दूसरे देश में इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कूटनीति में ऐसी मतलब हरकतें नहीं होते हैं, ऐसे अप्रोचेस नहीं होते हैं। और आपने देखा कि ये जो एलिगेशंस हैं टॉप लेवल से आ रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद बता रहे हैं, मतलब जस्टिन ट्रूडो जी, और ये भी नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस नहीं है। और जैसे आपने बताया, ये बार बार कहते जा रहे हैं कि एक लिंक है भारत सरकार के बीच, भारतीय डिप्लोमेट्स के बीच और भारत की एजेंसीज के बीच इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और कभी किसी ने सबूत नहीं दिया कि इसके मतलब किस बेसिस पे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का लिंक है इसमें, कि भारतीय जो एजेंसीज हैं उसके माध्यम से ये कर रहे हैं। आप कुछ सबूत तो दें इसके बारे में, कुछ हमें एविडेंस दे ताकि हम बता सकेंगे कि हाँ या ना, या जो भी है हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं हमारी तरफ से। पर अभी तक सिर्फ इंजाम है इनकी तरफ से और कोई सबूत नहीं है। तो ये भी मेरे ख्याल से बड़ा इनकंसिस्टेंसी है इनकी तरफ से, और ये भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। और ये बड़ा मतलब ये नेगेटिव फेज चल रहा है ये रिलेशनशिप में। मेरे ख्याल से जब भी प्रधानमंत्री ट्रूडो चुनाव में जाएंगे और हार जाएंगे, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये मतलब रिश्ता फिर से मतलब रिवाइव हो जाएगा, जो मतलब पोटेंशियल हो उस पे आ जाएगा। देखिए, स्टीफन हार्पर जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका क्या फोकस था? उनका फोकस था कि ट्रेड कैसे बढ़ाएं, कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ाएं, हमारे दो लोगों के फायदा कैसे उठाएं ये रिश्ते के बावजूद। तो ये इनका अप्रोच नहीं रहा। इन्होंने ये रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस किया अपने राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए। और वो दिन दूर नहीं जब तमाम जो शांति प्रिय लोग हैं वो जस्टिन ट्रूडो और उनकी राजनीतिक भविष्य का फैसला तय करेंगे, क्योंकि इलेक्शन वहाँ पे 1 साल दूरी बचे हुए हैं। शुक्रिया श्रृंगला साहब वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार। भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला खास बातचीत कर रहे थे एनडीटीवी इंडिया से। संबंधों को लेकर सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के बयानों को लेकर भी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी घरेलू राजनीति के लिए अपने देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ताक पर रखने पर आमादा है। वो भारत में खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तब है जब भारत ने कनाडा के अंदर ऐसी फॉल्ट लाइंस का कभी फायदा नहीं उठाया है। आपको बताएं कि कनाडा खुद एक अलगाववादी आंदोलन से जूझता रहा है। कनाडा के दूसरे सबसे बड़े प्रांत क्यूबेक में कनाडा से आज़ादी और संप्रभुता की मांग लगातार उठती रही है। ये इलाका कभी फ्रांस का उपनिवेश रहा और यही वजह है कि क्यूबेक प्रांत में 90% से ज़्यादा जनता फ्रेंच भाषा बोलती है और ये इलाका एक ज़माने में फ्रांस का उपनिवेश था। कनाडा की बाकी आबादी से इलाका खुद को भाषाई और सामाजिक तौर पर अलग पाता है। 2 बार आज़ादी की मांग को लेकर यहाँ पर जनमत संग्रह तक हो चुका है। 1980 और 1995 में संप्रभुता की मांग के सवाल पर अक्टूबर 1995 में हुआ जनमत संग्रह बहुत ही कम अंतर से गिर गया था। तब 47,57,509 लोगों ने वोट डाले थे, जिनमें 23,08,360 लोगों ने क्यूबेक की संप्रभुता के पक्ष में वोट डाला, जबकि 23,62,648 लोगों ने इसके विरोध में वोट डाला। सिर्फ 54,000 वोट से संप्रभुता की मांग उस वक्त गिर गई थी। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे ज्यादा सांसदों को भेजने के मामले में क्यूबेक दूसरे स्थान पर है। क्यूबेक से 78 सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनकर आते हैं। इनमें से 35 सांसद इस समय सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी से हैं, जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, और 32 सांसद क्यूबेक की संप्रभुता के लिए लड़ने वाली पार्टी ब्लॉक क्यूबेकोस के हैं।
बीते कुछ सालों में हुए सर्वेक्षणों में भी सामने आया कि क्यूबेक की एक बड़ी आबादी कनाडा से आज़ादी की मांग कर रही है, लेकिन भारत ने कनाडा की इस दुखती रग को कभी नहीं छेड़ा, जबकि कनाडा खुलेआम भारत विरोधी खालिस्तानी अलगाववादियों को न सिर्फ शय दे रहा है बल्कि उनकी हरकतों को खुलेआम बढ़ावा भी देता है। कनाडा के साथ राजनीतिक तनाव के बीच पिछले साल बीजेपी के सांसद बैजयंत पांडा ये मुद्दा उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि भारत को भी कनाडा में व्यंग्यात्मक लहजे में सही उन्होंने कहा कि खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने वाले कनाडा से दोस्ती की भावना के तहत भारत में हमें क्यूबेक की आज़ादी के मुद्दे पर एक ऑनलाइन जनमत संग्रह करवाने पर विचार करना चाहिए। शायद हमें भी क्यूबेक के आंदोलन के लिए अपनी ज़मीन का प्रस्ताव देना चाहिए। बैजयंत पांडा ने ये सितंबर 20, 2023 को कहा था। लेकिन भारत ने कभी किसी दूसरे देश की एकता अखंडता पर सवाल नहीं किए। ऐसे में कनाडा के लिए ये भी एक सबक होना चाहिए। आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल त्रिगुणायत जी, बहुत बहुत स्वागत है, करियर डिप्लोमेट है, स्वागत है आपका। और दीपेन दास गुप्ता मेरे साथ है। दीपेन दास गुप्ता पत्रकार रहे हैं, भारत में काम कर चुके हैं, और लेकिन इस वक्त वो कनाडा में रहते हैं और कैनेडियन हो चुके हैं। दीपेन, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में, थैंक यू सो मच। दीपेन, मेरा पहला सवाल आप ही से है। जो कुछ हुआ, जो कुछ चल रहा है बीते लास्ट 36 आवर्स में, 48 आवर्स में, अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाने की बात दोनों तरफ के लोगों ने कह दी है। संजय वर्मा साहब का नाम उन्होंने ले लिया हाई कमिश्नर का। इस सारी सिचुएशन को कनाडा में रहने वाले इंडियंस कैसे देख रहे हैं? इतनी अच्छी दोस्ती रही दो मुल्कों में, खालिस्तानियों को लगातार पनाह मिलती रही है कनाडा में, तमाम भारत ने सबूत दिए, बातें कहीं, अब क्या सिचुएशन है? इंडियंस के बीच में क्या चल रहा है? सुमित जी, इससे पहले मैं इसके बारे में बोलूं, आप लोगों ने तो पूरा इसको एनालाइज कर डाला, ट्रूडो का सच, ट्रूडो का झूठ। ऐसा ही लगता है जैसे ऑटोवा कह रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन homicides, extortions and violent activities। कभी कोई देश और उसके जो गवर्नमेंट कभी इतने छिछोरी मतलब इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। आई थिंक ये पॉलिटिक्स की ही बात नहीं है, ये बहुत लंबा चल रहा है। एंड इफ यू रिकॉल, और ये पहली बार हुआ है कि 1974 में जब पोखरण 1 हुआ, उसके बाद भी ऐसे नहीं हुआ है कि डिप्लोमैट्स रिमूव हुए हैं, है ना, पहली बार हुआ है। सो इट्स नॉट पॉलिटिक्स, एग्जैक्टली पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पूरा जो डेमोग्राफी है इंडियंस जो यहाँ पे हैं वो चेंज हो चुकी हैं। इट्स नॉट ओनली द सिख्स हु आर हियर, दूसरे प्रदेशों के भी लोग हैं, गुजरातीज हैं यहाँ पे, बंगालीज हैं, मैं बंगाली हूँ, देन यूपी के लोग हैं यहाँ पे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारा था थैंक्स गिविंग का हॉलीडे, पूरा कचरा हो गया, क्योंकि ये हमारे पास 10-11 बजे खबर आई और उसके बाद पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में चलता रहा कि ये क्या हो गया। बट फिर हम लोग यही सोचते हैं कि पहले भी हुआ है। स्टीवन हार्पर का टाइम जो था इन भारत और कनाडा के बीच में एक गोल्डन एज माना जाता है, और उससे पहले थोड़ा बहुत ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा था। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इतिहास गवाए कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों देश कहीं ना कहीं किसी समझौते पे पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट में पहुंचते हैं। दीपेन, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। निज्जर की हत्या को लेकर तमाम एलिगेशंस लगे इंडियन डिप्लोमैट्स पर, कोई प्रूफ नहीं दिया गया। भारत सरकार कई बार ऑन रिकॉर्ड आके बोल चुकी है, फॉरेन मिनिस्ट्री बोल चुकी है, कोई प्रूफ अब तक नहीं है कि कहीं भी कोई इन्वॉल्व था। और उसके बाद चीज़ों को इस हद तक लेके जाना कि अब चीज़ों को लोगों को रिकॉल करना पड़ रहा है, वापस बुलाना पड़ रहा है। ये तो यहाँ के क्या, आप यूके का मीडिया उठा लें, यूएस का मीडिया उठा लें, सब ये एक चीज बोलते हैं, सैंस एविडेंस, सॉ एविडेंस, मतलब बिना कोई सबूत के, ठीक है ना, सभी यही चीज पूछ रहे हैं ये बात। बट ये क्या है, एक हेस्टी डिसीजन था, वो ऑटोवा जाने, राइट? इस वक्त क्यों, राइट? मंडे को हुई बात, इस वक्त इसलिए कि इलेक्शन फेस करना है, पॉपुलैरिटी सबसे लोएस्ट स्टेट पे चली गई है।
आपके इतना तमाम इतना अप्रूवल आसान नहीं रेटिंग्स है कह रहे सुमित हैं। जी, इतना आसान नहीं है, ये भारत नहीं है। क्योंकि मैं जिस स्टेट पे बैठा हूँ, मैं जिस प्रोविंस में बैठा हूँ, सस्कैचुअन, यहाँ पे सस्कैचुअन पार्टी है, इट्स अ कंजर्वेटिव पार्टी, या ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका फेडरल में होगा, जो आपके ऑटोमा में होगा, वो दूसरे स्टेट्स में, हमारी तो प्रोविंशियल इलेक्शंस चल रही है यहाँ पे, तो उसकी जो छवि है वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे होंगी। तो इट्स नॉट पॉलिटिकली वेरी, वो इतना कंड्यूसिव नहीं है, तो एक इतना एक सिंपल नहीं है। क्या क्या इन स्टेप्स के बाद जो कुछ किया ट्रूडो गवर्नमेंट ने, क्या ट्रूडो साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? क्या उनको पॉलिटिकली फायदा होगा? आपकी रीडिंग क्या है? मुझे नहीं लगता इस पे कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, पर देखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप देखिए 26% और 21%, उसमें जो डिफरेंस है, जो फेडरल और प्रोविंशियल का है, ठीक है ना, इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये क्यों भूल रहे हैं कि और भी तो देश है जो यहाँ देश के लोग यहाँ पे बसते हैं, राइट। और सिर्फ ऑटोवा या बीसी, यही दो प्रोविंसेस नहीं है, और भी तो प्रोविंसेस हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ विद अ लाई, राइट। सो यू हैव टू थिंक अगेन, वो आपको सोचना पड़ेगा। अब मैं कहीं पे बोलते हैं, सॉरी, मैं अगर आपकी बात को समझ रहा हूँ दीपेन, तो मैं इस बातचीत को त्रिगुणायत साहब के पास ले जाना चाहता हूँ। अनिल सर, आप दीपेन को सुन रहे हैं। दीपेन हमारे साथ इंडिया में रहकर पुराने साथी हैं, हम लोग कई बार मिले हैं, बातचीत भी हुई है। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, ये सिंपल पॉलिटिक्स अगर नहीं है, अगर मैं दीपेन की बात मानूं, अगर ये सिंपल पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ट्रूडो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी लिबरल पार्टी को फायदा पहुंचे ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्यों वो हिंदुस्तान से पंगा ले रहे हैं? देखिए सुमित जी, ये बात ऐसी है कि ट्रूडोज कहिए, ट्रूडो नहीं ट्रूडोज, दोनों Very true. फादर एंड सन दोनों की ही अगर बातें देखें, तो भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये दोनों ही लीडर्स हमेशा से जो अलगाववादी खालिस्तानी टाइप के लोग हैं उनको सपोर्ट किया है, उनको आगे बढ़ाया है, और पॉलिटिकली वो इतना स्ट्रांग हो गए कि इनकी डिपेंडेंसीज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमने देखा पीछे गुरमीत सिंह ने भी अपना हाथ खींच लिया था जब उन्होंने अपने उनके 25-26 जो भी उनके मेंबर्स पार्लियामेंट हैं, तो उसके बाद में फिर अब उन्होंने कहा कि भाई सरकार ना गिर जाए, तो उसने फिर किस तरह सपोर्ट लिया है उनसे। तो देखिए, जब कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं, जब इस तरह की बात होती है आपको, तो आपको काफी हद तक उसमें करना पड़ता है। और इस जो हुआ है कुछ दिन पहले, देखिए, प्रधानमंत्री, हमने कहीं किसी मुल्क में बहुत कम ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री या लीडर कंट्री का इस तरह की बातें बार बार आके करें। तो उसमें उनका अपना पर्सनल एक निहित वो चीज है, उसमें वो एक भारत के साथ जो अपना रिश्ता, कनाडा एक इम्पोर्टेंट कंट्री है हमारे लिए भी, और कनाडा के लिए हम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस चीज को वो ताक पे रख के उसको सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। राइट। तो हमने कई बार देखा है कि ये एक अपने मायोपिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सर्वाइवल के लिए, कई बार लीडर्स ऐसा करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा बचकाना हरकत है, और इससे कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उस सब के बावजूद भी कनाडा की अपनी पॉलिटिक्स है। हमारा जो सबसे बड़ा भारत का जो कंसर्न रहा है हमेशा से, देखिए कनिष्का के जो वहां पर हुआ था उस वक्त में, टेरर अटैक से राइट। क्रैश, उसके लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, वो आज तक घूम रहे हैं वहां पर, उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अचानक वो जागते हैं कि किस आदमी की बात कर रहे हैं, एक आदमी जो एक्सट्रीमिस्ट है, डिक्लेयर टेररिस्ट है, सेपरेटिस्ट है, उसके लिए आप ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या जो भी है, उस तरह की बात करके आप एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द एक वर्ल्ड, क्विक बिगेस्ट रिस्पॉन्स मार्केट इन द वर्ल्ड के चाहूंगा साथ अनिल सर सेक्रीफाइस कर आपसे, रहे हैं। एक क्विक रिस्पॉन्स। क्यूबेक में जो कुछ चल रहा है वहां पर, क्या लगता है कि अब इंडिया को भी उसको हवा देने की जरूरत है, जैसा कि विजयंत पांडा ने कहा था करीब साल भर पहले? देखिए, भारत की ये पॉलिसी नहीं रही कभी भी। हमने किसी भी देश के साथ में उसके अलगाववादी तत्वों को नहीं सहारा दिया कहीं पे भी, ना ही उस बात को रेज किया हमने। अब देखिए, चाइना में हमारा इतना है, तिब्बत के बारे में हम नहीं बात करते हैं इतना,
जहां तक यहाँ दलाई लामा हमारे यहाँ रहते हैं, गेस्ट की तरह रहते हैं, हम नहीं करते। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ये सब उनका अंदरूनी मामला है, और खुद को नहीं झेल पा रहे हैं। अब यूके में स्कॉटलैंड है, जी। वो हर बार मांगता रहता है, इस तरह की चलता है। तो मैं नहीं समझता कि हमें उसमें पढ़ना चाहिए। हमें सिर्फ सरकार को, जो भी सरकार बने, उसको ये कहना चाहिए कि अगर आप हमारे एक पार्टनरशिप चाहते हैं, हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, तो आपको हमारी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी जो अगर क्या किस बात की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अगर आप हमारी सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं हमारे देश की, तो ये सब चीजें जो है वहां के लोगों को समझनी पड़ेगी जी। और हमें उनकी सरकार को समझाना पड़ेगा। राइट। तो ये एक बड़े, मैं तो समझता हूँ, आश्चर्य भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि एक बड़ा मुझे बचकाना हरकत लगती है एक देश के प्रधानमंत्री के लेवल पे इस तरह की बातें करना। ठीक है, बहुत अपने बहुत डॉक्टर ही जयशंकर ने भी कई बार कहा, बहुत ही प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार मतलब कहा। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एमईए की तरफ से तो कई बार बोला गया और उतने ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड चीज़ों से ओपनली बोला गया। इसके बावजूद भी ये सब कुछ चल रहा है। आप जैसा कि हर्षवर्धन श्रृंगला साहब बोल रहे थे कि जब सरकार बदलेगी उसके बाद ही परिस्थितियां ठीक हो पाएंगी। मुझे नहीं पता भविष्य के गर्भ में क्या है, लेकिन फिलहाल दीपेन और अनिल, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर क्विकली दीपेन, या यू हैव 10 सेकंड। देखिए, आप हिस्ट्री ले लें, कनाडा और इंडियन हिस्ट्रीज, दोनों बनाना रिपब्लिक्स तो है नहीं, दोनों मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है ना। तो दे विल, देयर इज ऑलवेज अ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ठीक ठाक, जैसे अनिल जी बोल रहे थे। मैच्योरिटी से आई थिंक इसको आगे जाके देखेंगे कि फिर वापस कोलैटरल ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड होता है। चलिए ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और ट्रूडो साहब को समझ आए, हम तो यही सोच सकते हैं। शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। इस बड़ी खबर के बाद आइए बढ़ते हैं आज की दूसरी एक और बड़ी खबर की ओर। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जमी बर्फ तब तक नहीं पिघल सकती जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता। भारत का यह पुराना और बहुत ही स्पष्ट रुख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कश्मीरी मुद्दे को उठाया जाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं हो रहा। इस सब परिस्थितियों के बीच आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर सबकी निगाहें हैं। 9 साल बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद में है। एससीओ की बैठक में अब से कुछ देर पहले जयशंकर की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी रात्रि भोज पर मुलाकात हुई, लेकिन ये बस एक औपचारिक और शिष्टाचार भरी मुलाकात रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि वो सिर्फ एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1996 में चीन, रूस, मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ने की थी। जून 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी इसके सदस्य बन गए। इस तरह इसमें 10 देश शामिल हैं। एससीओ का मकसद आपसी विश्वास बढ़ाना, सीमाओं पर तनाव कम करना और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर है। कर्ज के गहरे जाल में फंसे पाकिस्तान के लिए ये बैठक बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है उसे देखते हुए ऐसी बैठक से उसे कुछ मदद की उम्मीद ज़रूर होगी। इस बैठक के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाया गया है। वहाँ सड़कों पर सन्नाटा है। बताया जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि आज दोपहर बाद खबर आई कि तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने प्रोटेस्ट वापस ले लिए हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके यहाँ होने वाली इतनी बड़ी बैठक को लेकर उसे किसी भी तरह की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी झेलनी पड़े। पाकिस्तान इस बैठक को हर हाल में कामयाब बनाना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है। वैसे इस बैठक के साथ ही वो एक दूसरा संदेश भी देना चाहता है कि वो पड़ोसियों से संबंध सुधारना चाहता है। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पीएमएल-एन के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो हमेशा से भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। वो उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। मुश्किल ये है कि पाकिस्तान इस चाहत के बावजूद कश्मीर का नाम लेने से बाज नहीं आता।
इस्लामी मुल्कों के संगठन ने से भी उसने कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पास कराया था। हालांकि उसकी इस कोशिश को पहले से कम समर्थन मिलता दिख रहा है। टर्की जैसे देश जो पहले कश्मीर का नाम लेते थे, अब खामोश हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में टर्की ने कश्मीर के जिक्र से इस बार परहेज किया था। दूसरी बात यह भी है कि अब भी पाकिस्तान में आतंकी संगठन और उनके नेता बेखौफ घूमते हैं। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ का सिलसिला अगर रुका नहीं है तो इसकी वजह पाकिस्तान का ये रवैया भी है। उधर भारत यही कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने से बाज आए तो उससे वो बातचीत शुरू करेगा। उससे पहले पाकिस्तान को इसकी उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। आइए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज आलम और पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अली सरदार नकवी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। नकवी साहब, मेरा सवाल पहला आपसे, जयशंकर साहब इस्लामाबाद में हैं, SCO की मीटिंग हो रही है, क्या आप भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बायलैटरल लेवल पर कुछ होगा? कोई आइस, कोई बर्फ पिघलेगी? देखिए, बात यह है कि भारत का जो सारा मौकफ है, जो मुद्दा है, वो हम उसको मानते नहीं है, क्योंकि ये गलत बात है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। ये जो SCO है, इसने पाकिस्तान को इस खित्ते का बहुत अहम मुल्क समझा और इसीलिए 2017 में हमें इसमें शिरकत मिली है, मेंबरशिप मिली है। तो बात यह है कि ये भारत जब तक ये अपनी गर्दान नहीं ख़त्म करेगा कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, तब तक कोई गुफ्तगू का कोई मौका नहीं हो सकता है। और इसीलिए ये जो आपसे बोलना चाहता हूं ने जो कहा है कि मेरी बात खत्म होने दें। जयशंकर साहब ने जो कहा है, वो सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में, हाफिज सईद पाकिस्तान में है कि नहीं है, मुझे बताइए। ये लोग कौन है? ये क्या रेपुटेड लोग हैं आपके यहाँ? आप लोग बलूचिस्तान में हमारे पास गुलबशन यादव है, जो कि एक जासूस पकड़ा गया था हिंदुस्तान का। तो देखिए, इस कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, बात ना करें, फिर SCO की बात क्यों कर रहे हैं? आप SCO की बात कर रहे हैं ना इस वक्त। हाँ, SCO की बात कर रहा हूँ और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। पाकिस्तान को फख्र है कि इसने इस SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल की मीटिंग को होस्ट किया है और ये 23वीं मीटिंग है। पाकिस्तान एक अहम रुकन है, एक अहम मेंबर है। कैसे होस्ट किया है? पूरे शहर में लॉकडाउन लगा के, पूरे शहर में प्रोटेस्ट बंद करा के। हमने G20 किया था अभी 6 महीने पहले, इंडिया ने। पूरे हिंदुस्तान में G20 के कॉन्फ्रेंसेस हुए, सब जगह गए, सब जगह आए, कश्मीर तक गए G20 डेलीगेट्स। किया है वो, हम SCO की होस्टिंग कर रहे हैं मीटिंग की, इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे EM वहां पे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आपके घर में, आपके देश में हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट हमको इस फैक्ट को ध्यान रखना पड़ेगा नकवी साहब कि पाकिस्तान में कैसे हिंदुस्तान के साथ जो फोर्सेस लड़ती रही, उनको अपने देश में पनाह दे रखी है। अभी तो आप कनाडा की प्रॉब्लम बता रहे थे, आप लोगों ने वहां पे एक सिख लीडर को मरवा दिया। तो लेट्स नॉट गो इनटू आपके पास सबूत है नकवी साहब? मरवा दिया तो आप ही दे दीजिए। सरवर साहब, आपके पास सबूत है तो आप दे दीजिए, हम तो मांग रहे हैं। सबूत लाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं नकवी साहब? आप प्राइम टाइम डिबेट पे हैं और इतनी हल्की बातें कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, नकवी साहब। यू आर जस्ट आर्गुइंग फॉर नथिंग। अच्छा, मैं आपकी बात काउंटर करूं तो मैं आर्ग्यू कर रहा हूं, आप मेरी बात काउंटर करें तो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। दिस इज नॉट डन। इट्स अ हेल्दी डेमोक्रेसी। लेट्स हैव अ डिबेट, नकवी साहब। चलिए, टेररिज्म इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम सब जानते हैं। इम्तियाज आलम साहब, 9 साल के बाद कोई विदेश मंत्री, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आपके देश में है। बिलावल भुट्टो साहब भी गोवा आए थे करीब 1-1.5 साल पहले यहाँ मिनिस्टर की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं SCO मीटिंग से? पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? क्या उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट को लेकर कोई रोड मैप निकल कर आएगा? इम्तियाज आलम साहब, देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की तवक्कुआत करना
अब मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। ये जिस तरह की रीजनल बॉडी है, अब वो एक ऑल्टरनेटिव जो मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक मरकज बन के उभर रहा है, जिसमें दुनिया की 3 बड़ी ताकतें मौजूद हैं, भारत समेत, चाइना और रशिया। जी इनका इकट्ठे होना एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। दूसरा ये कि काफी आगे गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम, और हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि जो मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, यानी जिसमें कई मुल्क शामिल होते हैं, जैसे सार्क है, हमें इन्हें अपनी बायलैटरल जो मसले हैं उससे मावरा रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। हमने सार्क का बेड़ा गर्क कर दिया बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट के हाथों। हालांकि सार्क का जो था चार्टर, उसमें बायलैटरल इश्यूज नहीं आते थे, लेकिन मसला ये बना कि इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन है वो सार्क को लेके बैठ गई। एक कम्युनिकेशन का कोई एक प्लेटफॉर्म जो रीजनल हो सकता था, आप तो जानते हैं हम उसके लिए बड़ी एफर्ट करते रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल रहे हैं, तो वो एक विंडो हमारी रीजनल रहनी चाहिए थी। अब दूसरा जो एससीओ है, इसमें जो नए जो मुबस्सर ममालिक शामिल हुए हैं, उसमें तकरीबन सारा जनूबी एशिया आ गया है। उसमें श्रीलंका भी है, नेपाल भी आ गया है, उसमें बांग्लादेश भी आ गया है, इंडिया पहली मेंबर है, पाकिस्तान पहली मेंबर है। तो ये जो सेंट्रल एशिया है और साउथ एशिया के दरमियान एक ये कॉमन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, और इसकी हमें कदर करनी चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। ये अच्छा हुआ है कि जयशंकर ने आने से पहले ही कह दिया कि हम कोई बायलैटरल मामले पे बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भी कोई ऐसे ही बयान दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ का बयान बहुत अच्छा है। वो हुक्मरान जमात के सदर हैं कि हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की यही एक क्विक रिस्पॉन्स आलम साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतना नवाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट आना और इस मौके पे आना, क्या मैं इसीलिए पूछ रहा था कि क्या कोई बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है, कोई विंडो आने वाले वक्त में दिखती है कि जहां दोनों देशों के प्रीमियर्स आपस में बात कर सकें, अगर नहीं फिजिकली तो ऑनलाइन, नहीं तो फोन पे, कोई आपको लगता है सिचुएशन ऐसी हो सकती है? देखिए, कोई इनके दरमियान कम्युनिकेशन है और ये बैक चैनल भी चल रहा है। आप देखें, ये जो एलओसी पे सीज फायर हुई वो अब तक चल रही है। ये जो मारामारी एलओसी पे होती थी वो अब नहीं हो रही, लोग आम लोग नहीं मर रहे। दूसरी बात, ये जो मुद्दा आप उठाते हैं दहशतगर्दी का, ये बहुत गंभीर हो गया है। अब पाकिस्तान भी अब भारत पे इल्जाम लगा रहा है कि जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, या पीटी, ये जो पाकिस्तान तहरीक तालिबान जो है, वो भी जो है अब इन्वॉल्व हो गई है उसमें भी। अब मसला नजर ये आ रहा है कि 100 कट की पॉलिसी के मुकाबले में 1000 कट का मुकाबला चल रहा है। ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को अपनी एनर्जी इस पे जाया नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि चीन और भारत के दरमियान भी कुछ नॉर्मलाइजेशन की कोशिश आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर एशिया को अगर हम चाहते हैं कि एशिया तरक्की का इस सदी में मरकज बन जाए, तो फिर भारत को, चीन को, पाकिस्तान को और यहाँ पे जो एशिया की और माशी कुव्वतें हैं, इन्हें मिलकर एशिया की तरक्की और को मरकज बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो नवाज शरीफ का बयान है, ये बड़ा पॉजिटिव पैगाम है। आपने जो बातें की, अच्छा रिस्पॉन्स। इम्तियाज आलम साहब, आपने जो बातें की, इसी नोट पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भारत के लिए। आप इनफैक्ट नकवी साहब, आपका भी शुक्रिया। इनफैक्ट भारत के लिए एससीओ समिट इसलिए भी खासी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चीन के साथ भी भारत एक फोरम पर साथ बैठता है। चीन और रूस दोनों एससीओ के सदस्य हैं, और वहाँ पर जब भारत बैठेगा तो जाहिर तौर पर एशिया की विकास के लिए कोई बड़े मुद्दे, कोई बड़े आर्थिक मुद्दों को लेकर भी आम राय बन सकती है, और भारत का उसमें एक से हो सकता है। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।
और अब बात करते हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो चुका है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता की स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते कल ही 1 जनवरी तक पटाखों पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।